अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम 12वीं जमात की तारीख़ का तीसरे सबक का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत और यूरोपीय इस्तेमारियत, जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में इंडिया एंड यूरोपियन कॉलोनियलिज़म कहा जाता है। पिछले 2 असबाक में हमने यूरोपीय ताकतवर ममालिक ने अफ़्रीका और एशिया बर्राज़म पर जो अपनी कॉलोनियाँ बसाईं, उनके बारे में मालूमात हासिल की थी। और अब हम देखेंगे कि यही यूरोपीय ताकतों ने हिंदुस्तान में अपनी कॉलोनियाँ कहाँ बसाईं और उसके असरात क्या हुए। इस सबक में हमें 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। 4 यूरोपीय ममालिक के बारे में मालूमात हासिल करनी है, जिसमें पहला है पुर्तगाली, जिसे पोर्चुगीज़ कहते हैं। दूसरा है बरतानवी, जिसे ब्रिटिश कहते हैं। तीसरा डच, ये नीदरलैंड्स के रहने वाले हैं। और चौथा है फ्रांसीसी, जिन्हें अंग्रेज़ी में फ्रेंच कहते हैं। पुर्तगाली लोगों का ताल्लुक़ या पुर्तगाल के रहने वाले लोगों को कहा जाता है। बरतानवी ब्रिटेन के रहने वाले लोगों को कहा जाता है। ब्रिटेन को बरतानिया, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लिस्तान, ये नामों से भी जाना जाता है। डच नीदरलैंड्स यूरोप के रहने वाले हैं और फ्रांसीसी फ्रांस के रहने वालों को कहा जाता है। तो पिछले सबक में हमने यूरोपीय इस्तेमार और आलमी तारीख़ पर उसके असरात के बारे में सीखा था। इस सबक में हम हिंदुस्तान में इस्तेमार के फैलाव यानी कॉलोनियों के फैलाव, नौआबादियात के फैलाव और उसके असरात के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में जानेंगे। उसको समझने से पहले हमें नक्शे का मुताला करना ज़रूरी है। ये जो आपकी स्क्रीन पर नक्शा नज़र आ रहा है, ये हिंदुस्तान का सियासी नक्शा है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है और हम जिस रियासत में रहते हैं वो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होती है। अब जो अगली स्लाइड आपको नज़र आ रही है, ये देखकर ही आप समझ गए कि यूरोप है। यूरोप जो है वो एक बर्राज़म का नाम है और इसमें कई ममालिक का शुमार होता है, जिसमें से पुर्तगाल, बरतानिया, नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, बेल्जियम वगैरह ममालिक का शुमार होता है। तो इसी में से हम पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं पुर्तगाल का। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उसमें ये जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पर, ये पुर्तगाल है। अगली स्लाइड में यहाँ पे आपको ये पुर्तगाल का नक्शा नज़र आ रहा है। पुर्तगाल के रहने वालों को पुर्तगाली कहते हैं। अगली जो ये स्लाइड नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पर, जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये वास्को डी गामा की है। वास्को डी गामा के मुतालिक हम लोगों ने फ़र्स्ट लेसन में मालूमात हासिल कर चुके हैं, और इस सबक में ये दोबारा रिपीट हो रहा है कि वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान में कालीकट की बंदरगाह, जिसे कोज़िकोडे, इस मकाम पर अपनी जहाज़ को पहुंचाया था। इस मकाम पर ये आकर रुका था। सन 1498 की ये बात है। सन 1498 में कालीकट की बंदरगाह पर, जिसे कालीकट को कोज़िकोडे भी कहते हैं,
और ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ये वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाली समंदरी मुसाफिर जिसने 4 बहरी जहाज़ों के बहरी बेड़े और हिंदुस्तान की तलाश में 170 मल्लाहों के साथ बहरी सफ़र तय किया था और अफ़्रीका के मशरक़ी साहिल पर ये पहले पहुंचा। मोम्बासा और मेलेंदी जैसी बंदरगाहों का दौरा किया। मेलेंदी में उसने एक भारतीय मल्लाह से मुलाकात की और उसकी रहनुमाई के तहत वास्को डी गामा 1498 में कालीकट कोझिकोडे की भारतीय बंदरगाह पर उतर गया। उसने कोझिकोडे का जो बादशाह था ज़मूरन, उससे हिंदुस्तान में तिजारत की इजाज़त तलब की और ज़मूरन ने उसे तिजारत करने की इजाज़त दे दी। तिजारत की इजाज़त हासिल करने के बाद वो वापस पुर्तगाल पहुंच गया और उसके बाद उन्होंने 2 मरतबा हिंदुस्तान का दौरा किया। वो वहाँ पुर्तगालियों की हुकूमत कायम होने के बाद गोवा और कोची का पहला वाइसरॉय भी बन गया। यूरोपीय ममालिक और भारत के दरमियान तिजारत उसकी कोशिशों के ज़रिए शुरू हो गई। तो ये हमने लेसन नंबर 1 में वास्को डी गामा के बारे में मालूमात हासिल की थी। अब ये हिंदुस्तान में आकर इन्होंने अपनी नौआबादियात को कायम कर लिया और 16वीं सदी के आगाज़ तक पुर्तगाली हिंदुस्तान के साहिली इलाकों पर, बड़े इलाकों पर अपना कब्ज़ा कायम कर चुके थे। पुर्तगाली जो थे वो जनूबी भारत में मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के दरमियान मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के दरमियान कशीदा ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते थे। यहाँ के हुक्मरान आपस में लड़ रहे थे जिसका फ़ायदा पुर्तगालियों ने उठाया। उन्होंने मगरबी साहिल पर अपनी कॉलोनियाँ कायम की और उन कॉलोनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किलों की तामीर की और अपनी कॉलोनियों को बैरूनी हमलावरों से बचाने के लिए समंदरी रास्तों को इस्तेमाल करके उन्हें रसद से मुसलसल मज़बूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यानी वो किलों का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए करते थे कि वो मुसलसल सप्लाई कर सकें, रसद पहुंचा सकें, समंदरी रास्तों का इस्तेमाल कर सकें। पुर्तगाली बहरी क़ुव्वत बहुत मज़बूत थी। वो समंदर से अपने दुश्मन के इलाके पर अचानक हमला शुरू करते थे और उसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देते थे। भारतीय मकामी हुक्मरान अपने जंगी हथकंडों पर पुर्तगालियों से मुकाबला नहीं कर सकते थे। पुर्तगाली जिस तरह से मुकाबला करते थे, जंग करते थे, हिंदुस्तानी उस तरह से जंग नहीं कर सकते थे। बाद में जब उन्होंने बहरे हिंद पर अपना कब्ज़ा हासिल कर लिया, ये देखिए हिंदुस्तान के जुनूब में जो समंदर है उसे बहरे हिंद कहते हैं। तो बहरे हिंद पर इन्होंने अपना कब्ज़ा हासिल कर लिया। तो बहरे हिंद पर समंदरी सफ़र के लिए भारतीय हुक्मरानों को, हिंदुस्तान के हुक्मरानों को पुर्तगालियों से लाइसेंस या इजाज़तनामा हासिल करना पड़ता था। उस लाइसेंस या इजाज़तनामे को कार्टास कहते हैं। यहाँ देखिए ये इंडियन ओशन जो नज़र आ रहा है ये बहरे हिंद है और ये बहरे हिंद में हिंदुस्तान के लोगों को अगर सफ़र करना होता था तो पुर्तगालियों से इजाज़तनामे लेने पड़ते थे और ये पुर्तगाली जो इजाज़तनामे देते थे उस लाइसेंस को कार्टास कहा जाता था। कार्टास, और वो कार्टास की जमा जो है वो कार्टेज़ है। यहाँ पर कार्टास आपको उसकी तशरीह जो है वो इंग्लिश में दी है, जो हम आपको इंग्लिश में पढ़कर सुनाएंगे और उसके बाद उसका तर्जुमा उर्दू में करेंगे। कार्टास उसका प्लूरल है कार्टेज़िस इन पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में कार्टास कहा जाता था लाइसेंस को या डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज़ को। वॉज अ नवल ट्रेड लाइसेंस, समंदरी सफ़र का ये लाइसेंस था।
or pass issued by the Portuguese in the Indian Ocean। बहरे हिंद में सफ़र करने के लिए पुर्तगालियों की जानिब से ये पास या लाइसेंस मिलता था, जिसे कार्टास कहा जाता था। ड्यूरिंग द 16th century 1502 to 1750 अंडर द रूल ऑफ द पोर्चुगीज़ एम्पायर, जब 1502 से लेकर 1750 के दरमियान हिंदुस्तान में पोर्चुगीज़ हुकूमत थी, तो उस दौरान में ये कार्टास का रिवाज था। The British Navicert system of 1939 to 45 shared similarities with its name derives from the Portuguese term cartas meaning letters। ब्रिटिश हुकूमत का जब दौर हिंदुस्तान में शुरू हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, तो उसके दरमियान में उन्होंने पुर्तगालियों के ही तरह का, उन्हीं की तरह का एक डॉक्यूमेंट या एक दस्तावेज़ इस्तेमाल करना शुरू किया, इसी तरह से समंदरी सफ़र के लिए, जिसे कार्टास या लेटर्स भी कहा जाता था। कार्टास दरअसल होता क्या था, उसमें लिखा क्या जाता था? तो कार्टास में आमतौर पर जहाज़ के नाम, जहाज़ के कप्तान के नाम, जहाज़ की रवानगी का वक्त और जहाज़ की आमद की बंदरगाह, यानी वो कौन सी बंदरगाह पर पोर्ट करेगा, लैंड करेगा, उसकी ये मालूमात, और जहाज़ पर अपने दफ़ा के मकसद के लिए लदे हुए हथियारों की फ़हरिस्त, जहाज़ पर कितने हथियार पाए जाते हैं उनकी फ़हरिस्त जैसी तफसीलात ये कार्टास में लिखी होती थी। अब पुर्तगालियों का कार्टास का निज़ाम इतना सख्त था कि अगर मकामी हुक्मरानों ने पुर्तगाली लाइसेंस के बगैर समंदर में सफ़र किया, तो उनके बहरी जहाज़ को पकड़ लिया जाता था या फिर उनके बहरी जहाज़ को डुबो दिया जाता था। पुर्तगाली इतने ताकतवर हो गए थे कि उस वक्त हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत कायम थी और वो मगलूब सल्तनत थी। तो जुनूब में मुगलिया सल्तनत के वाक़ई सुल्तानों को उनसे ये लाइसेंस, पुर्तगालियों से ये लाइसेंस ख़रीदना पड़ता था। सन 1608 तक पुर्तगीज़ों ने हिंदुस्तान के मगरबी साहिल, यहाँ आप नक्शे में देखिए, मगरबी साहिल जो हिंदुस्तान के मगरब का यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नक्शे में, तो उनके यहाँ थोड़ा सा शायद कि आपको स्क्रीन पर बारीक सा नज़र आए, बट आपको हम अच्छी तरह से पेश करने की कोशिश करेंगे उसे इंशाल्लाह। तो देखिए, दीव, यहाँ देखिए दीव, उसके बाद दमन, उसके बाद चौल, गोवा, उसमें साष्टी और बारदेश दोनों भी शामिल थे। उसके बाद और कोची, जिसे हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद कोलम, और इस नक्शे में तमाम जगहों के नाम मौजूद नहीं हैं, लेकिन यहाँ देखिए दीव, दमन, सूरत, नागर हवेली, उसके बाद चाउल, गोवा, मैंगलोर, कैनोर, उसके बाद कालीकट, उसके बाद यहाँ पर है केदुंगलर, एक्चुअली कोदंगुलर कहा जाता है उसे, उसके बाद कोची, कोलम, और इसी भारत के इसी नक्शे पर जो राइट साइड में है, यानी मशरक़ी साहिली इलाके जहाँ पर इनका कब्ज़ा था पुर्तगालियों का, तो मैलीपोर,
उसके बाद सॉरी साओ टोम, उसे सैनथोम भी कहा जाता था। यहाँ पर हुगली और बंगाल भी मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी पुर्तगालियों के हुकूमत कायम हो चुकी थी। इससे पूरा साहिली इलाका जो है वो पुर्तगालियों के कब्ज़े में जा चुका था और पुर्तगाली हुकूमत को इसने इतने पूरे इलाके पर कायम कर दिया था। पुर्तगाली सल्तनत की इस कोशिश की वजह से, इस फैलाव की वजह से गोवा में इन्होंने अपना दारुल हुकूमत बनाया, यानी पुर्तगालियों की राजधानी अपने दौरे हुकूमत में गोवा थी। आपको खाली जगह या जोड़ियों में ये सवाल आ सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। पुर्तगाली कॉलोनियाँ चीन में केप ऑफ गुड होप से मकाओ तक फैल चुकी थी। आप देखिए, ये जो दुनिया का नक्शा है, इसमें यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये है केप ऑफ गुड होप। ये अफ्रीका का नुक्ते रास कहलाता है और बिल्कुल जनूबी हिस्से पर कायम है। और यहाँ से लेकर पुर्तगालियों की हुकूमत चीन में, यहाँ आप देख सकते हैं, ये गोवा में, यहाँ पर ये हिंदुस्तान पर उनका कब्ज़ा हो गया था, ठीक है। और यहाँ से ही चाइना में मकाओ नाम की जगह तक, यानी इतने पूरे यहाँ से इस इलाके तक इनकी हुकूमत कायम हो चुकी थी। किसकी हुकूमत कायम हो गई थी? पुर्तगालियों की। तो पुर्तगालियों ने इस इलाके पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। वो सब पुर्तगाली, ये सारे जो पुर्तगाली थे, ये एस्टो द इंडिया यानी हिंदुस्तान की सल्तनत का हिस्सा समझा जाता था। ये सारे इलाकों को, ये जो जितने भी इलाके थे जिन पर पुर्तगालियों की हुकूमत कायम हो चुकी थी, तो उसे हिंदुस्तानी सल्तनत का हिस्सा समझा जाता था और उसे कहा जाता था एस्टो द इंडिया। पुर्तगाली बादशाह की तरफ से कई ओहदे मुकर्रर किए गए थे। ये ओहदे जो थे पुर्तगाली बादशाह की जानिब से कायम किए हुए थे, वो था वाइसराय, उसके बाद कैपिटन ए जराल, जिसे वाइसरॉय एंड जनरल ऑफ द आर्मी भी कहा जाता था, यानी जो फ़ौजी ताकत होती है उसका जनरल, जो 3 साल के दौरान के लिए या 3 साल के अरसे के लिए आर्मी ऑफिसर होता था। और उसके बाद एक मशावरती बोर्ड हुआ करता था जो इनके कामों को अंजाम देने के लिए मददगार होते थे और इनको असिस्ट करने के लिए, इनकी रहनुमाई करने के लिए वाइसरॉय होता था, यानी वाइसरॉय के मातहती में ये सारे लोग काम किया करते थे। इनके अलावा यहाँ पर आर्क बिशप होते थे जिन्हें आर्च बिस्पो कहा जाता था, गोवा के जज जिसे चांसलर भी कहा जाता था, इंचार्ज ऑफ कंपनीज पोजीशंस यानी जो कंपनी के इंचार्ज होते थे उसे वेडोरे द फेजेंडे, और कैप्टन जिसे कैपिटन, और कुछ उनके दीगर अमले भी हुआ करते थे जो पुर्तगाल से ही हुआ करते थे। ये सारे जो ओहदे थे, इन पर कायम होने वाले जो इन पर मुकर्रर किए जाने वाले जो अफराद थे, वो पुर्तगाल से ही हुआ करते थे। वाइसरॉय जो था वो पूरे इंतज़ामी सेटअप का सदर हुआ करता था, यानी पूरी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी उसके कंधों पर हुआ करती थी। अब 17वीं सदी के पहले निसफ हिस्से में भारतीय बंदरगाहों में हर साल, ये भारत की जो बंदरगाहें हैं यहाँ पर हम लोग ने पहले भी देख चुके हैं, 5 जहाज़ आते थे। ये बहरी जहाज़ तोपों से लेस होते थे।
पुर्तगाली जहाज़ की तामीर की सहूलियत गोवा, दीव और दमन दीव और दमन जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इनके ज़िम्मे थी। पुर्तगाली जहाज़ की तामीर करने का ज़िम्मेदार ये तीन मकामात को ज़िम्मेदारी तीन मकामात को दी गई थी। ये जो पुर्तगाली जहाज़ थे तो उनको पायदार टीक वुड, ये लकड़ी की एक किस्म है, उससे जहाज़ों की तामीर की जाती थी, जहाज़ों को बनाया जाता था। और ये लकड़ी जो है वो इन्हीं खित्तों में दस्तयाब थी, तो इसलिए यहाँ पर जहाज़ों के बनाने का काम होता था। पुर्तगाल से जो बहरी जहाज़राह हैं वो हिंदुस्तान में तैनात किए जाते थे। उन वक्तों में भारतीय हुक्मरानों ने एक भी बहरी कुव्वत या बहरी बेड़ा नहीं बनाया था। उस वक्त तक हिंदुस्तान का कोई बहरी बेड़ा नहीं था, कोई बहरी फ़ौज, बहरी कुव्वत नहीं थी। इसलिए भारतीय हुक्मरानों ने पुर्तगीज़ियों की मजबूत बहरी अफ़वाज का मुकाबला करना मुश्किल जाना, क्योंकि उनके पास बहरी बेड़ा ही नहीं था, तो वो पुर्तगाली की बहरी फ़ौज से कैसे लड़ते। लेकिन सिर्फ एक ऐसा शख्स था जिसका अपना एक बहरी बेड़ा मौजूद था, और वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इनका अपना खुद का बहरी बेड़ा मौजूद था। डच और अंग्रेज़ों ने समंदर की लड़ाइयों में, यानी अब देखिए समंदर के लड़ाइयों में किसकी लड़ाई हो रही है, डच और अंग्रेज़ों की। डच जो नीदरलैंड्स के हैं और अंग्रेज़ जो ब्रिटेन के हैं, जिसे हम इंग्लिस्तान भी कहते हैं। तो इनके दरमियान लड़ाई में 17वीं सदी में पुर्तगाली बहरी फ़ौज को शिकस्त हुई। पुर्तगाली बहरी अफ़वाज को शिकस्त मिल गई। आपको खाली जगह जोड़ियों में पूछा जा सकता है कि डच और पुर्तगालियों के दरमियान किसको शिकस्त हुई, तो पुर्तगाली फ़ौज को शिकस्त हुई 17वीं सदी में। हिंदुस्तान के सूबों में पुर्तगालियों ने एक निज़ाम कायम किया था कि चर्च के अलावा कोई भी दीगर यादगार इमारतें यहाँ नहीं बनेंगी। चर्च के अलावा, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है चर्च की है, ये एक मज़हबी इबादतगाह होती है क्रिश्चियंस की, तो बस यही तामीर की जाएंगी और बाकी किसी भी किस्म की यादगार या इबादतगाह को पुर्तगालियों के सूबों में बनाना जुर्म था, मना किया गया था। सूबे से क्या मुराद होता है? सूबे से मुराद जिसे हम डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सूबे से मुराद डिस्ट्रिक्ट नहीं, यहाँ पर सूबे से मुराद प्रोविंस है। जब हिंदुस्तान में ये पुर्तगीज़ी आए और उसके बाद फिर अंग्रेज़ आए, फ्रांसीसी आए, तो इन्होंने जब हिंदुस्तान के इलाकों को आपस में बांटा, तकसीम किया, तो हिंदुस्तान के इलाकों को इन्होंने रियासती शक्ल नहीं दी, उन्होंने उसे सूबों में तकसीम किया, प्रोविंस में तकसीम किया। आगे चलकर फिर ये सूबे जो हैं वो रियासतों में तकसीम हुए। तो अब देखिए यहाँ पर पुर्तगीज़ों ने और क्या क्या चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया है। तो एक तो ये हो गया कि उन्होंने चर्च के अलावा दीगर कोई मज़हबी इबादतगाह या यादगार को बनाने से इनकार कर दिया। दूसरा ये कि जो हिंदुस्तानी त्यौहार या शादी के रस्म रिवाज और रिवायात और तकरीबात को मनाया जाता था, उसे इनकार कर दिया, उसे ममनू करार दे दिया। पुर्तगीज़ी हुक्मरानों ने मकामी ज़बान को भी ममनू करने की कोशिश की। जो हिंदुस्तानी उस वक्त ज़बान इस्तेमाल करते थे, तो उसे भी इस्तेमाल करने से उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया। लोगों को रोज़गार की पेशकश की गई। पुर्तगालियों ने या पुर्तगीज़ों ने यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को काम की पेशकश की। इस इरादे से उनका ये मकसद था कि वो यहाँ के हिंदुस्तानियों को मसीहत की तरफ राग़िब करें, यानी क्रिश्चियनिटी की तरफ राग़िब करें। अपने इक़्तिदार के आगाज़ में उन्होंने गोवा को एक आज़ाद बंदरगाह बना दिया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ ममालिक से ताजिरों को गोवा की तरफ राग़िब होना पड़ता था। यानी अब अगर यूरोप के दीगर ममालिक हिंदुस्तान में तिजारत की गर्ज से आना चाहते हैं तो उन्हें गोवा जाना पड़ता था, क्योंकि गोवा में बंदरगाह बनाई गई थी जो आज़ाद बंदरगाह थी, जहाँ से कोई भी मुल्क जो है वो बहरी सफ़र कर सकता था।
अब पुर्तगाली तिजारत क्या थी, पुर्तगाली तिजारत कैसे होती थी? तो कालीकट जो हमने शुरुआत में देखा हिंदुस्तान के जनूब में वाक़ है। तो कालीकट के बादशाह ने जो ज़मूरन था उसने वास्को डी गामा के साथ भेजे गए ख़त में पुर्तगाल के बादशाह को एक मैसेज दिया, एक बात कही, हमारी रियासत लौंग, अदरक, सियाह मिर्च और कीमती पत्थरों जैसे मसालों से माला माल हैं। हम आपसे तवक्को करते हैं कि आप हमें अपने मसाले और कीमती पत्थरों के बदले सोने, चांदी और कीमती पत्थर जिन्हें मरजान भी कहते थे वो अदा करें। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल में ये तमाम अजनास को फ़रोख्त किया पुर्तगाल में जो उसने हिंदुस्तान से ली थी। वो इस तिजारत में भारी रकम कमा सकता था जो उससे 60 गुना ज़्यादा थी। यानी जो उसने बिज़नेस किया था, जो उसने तिजारत की थी वो इतनी ज़्यादा थी, 60 टाइम्स ज़्यादा थी। उसने पुर्तगाल के वापसी के सफ़र के लिए जो रकम खर्च की थी, यानी पुर्तगाल के सफ़र के लिए उसे जो रकम खर्च करनी पड़ी थी, जो अखराजात उसे आए थे, उससे 60 टाइम्स ज़्यादा, 60 गुना ज़्यादा उसने मुनाफा हासिल किया होगा इस तिजारत से। अब हम बरतानिया की एक और यूरोप की एक और मुल्क बरतानिया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जो पुर्तगीज़ियों के बाद हिंदुस्तान में तजारत की गर्ज से दाखिल हुए। हमने फ़र्स्ट लेसन में देखा था कि ये जो कॉलोनियाँ थीं उनके मुख्तलिफ़ मकासद थे, जिसमें तिजारत थी, उसके बाद उन्हें यहाँ पर बाज़ार मिल गए थे, ख़ाम माल की फ़राहमी होती थी, कंपनियाँ कायम कर सकते थे, यहाँ के लोगों को ईसाई मज़हब की तरफ राग़िब कर सकते थे। तो ये बहुत सारे मकासद के तहत यूरोपी ताकतवर ममालिक ने हिंदुस्तान पर अपनी कॉलोनियाँ कायम की। तो उसमें से अगला जो मुल्क है बरतानिया, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन का नक्शा आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ग्रेट ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता था, उसके बाद इसे बरतानिया भी कहा जाता है, इंग्लिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ के रहने वालों को अंग्रेज़ कहते हैं, ब्रिटिश भी कहते हैं। इसे यूनाइटेड किंगडम क्यों कहते हैं? इसे यूनाइटेड किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ये आयरलैंड, ये सब मिलकर एक मुल्क बना हुआ है, तो इसलिए इसे ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया गया, इसीलिए इसे यूनाइटेड किंगडम का नाम दिया गया। और ये एक वाहिद मुल्क है जिसने दुनिया के तमाम ममालिक पर अपनी हुकूमत कायम की है। तो अब हम इनके बारे में, बरतानवी हुकूमत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब जो स्क्रीन पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये है बरतानवी यानी अंग्रेज़ों की कंपनी की, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 31 दिसंबर 1600 में हिंदुस्तान में कायम की गई और इसे कायम करने का फरमान किसने जारी किया था, हुक्म किसने दिया था? तो बरतानिया में शहनशाहियत पाई जाती थी, हुआ करती थी, आज भी वहाँ पे शहनशाहियत है और डेमोक्रेसी भी है वहाँ पे, जमहूरियत भी है वहाँ पे। इवन इनफैक्ट ब्रिटेन को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो ये जब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है तस्वीर, ये है मलके एलिज़ाबेथ अव्वल। इन्होंने मशरक़ी ममालिक से बरतानिया को तिजारत करने की इजाज़त दे दी थी और उसी सिलसिले में मलका ने हुक्म दिया था हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी को कायम करने का। तो 31 दिसंबर 1600 में हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ अपने उसूल तय किए, कुछ उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ बनाई जिसके तहत वो मशरक़ी ममालिक से तिजारत करते थे और अपने कार्गोज़ को, या ये जो आपको जहाज़ नज़र आ रहे हैं, इस किस्म के जहाज़ों को यहाँ पर भेजा जाता था। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके उसूल क्या थे, या वो किन मकासद के तहत यहाँ पर उनकी कंपनी तिजारत कर रही थी? तो सबसे पहला, कार्गोज़ भेजने के लिए, ये जो कार्गोज़ जहाज़ है, तो ये कार्गोज़ यानी कि वो बड़े बड़े जहाज़ होते थे जो
बरतानिया के तैयारशुदा माल को हिंदुस्तान लाया करते थे, तो ये भेजने के लिए। दूसरा मकसद था इन ममालिक में बरतानवी सामान फ़रोख्त करने के लिए, यानी हिंदुस्तान के अंदर जो कॉलोनियाँ बसाई गई थी तो उनमें अपना सामान बेचने के लिए। वहाँ कमाए गए मुनाफे से मसाले ख़रीदना। उनका एक और मकसद था कि हिंदुस्तान से जो उन्हें मुनाफा हासिल होगा तिजारत से, उससे और मसाले ख़रीदना और अपने जो मकामी या अपने मुल्क से जो नकद है वो लेना। इंग्लिस्तान में मसाले बेचना, ये उनका अगला मकसद था। और मुनाफा मुनाफा कमाने तक महदूद रहना। जब तक आपको मुनाफा नहीं मिलता है तो उस मुनाफे के ऊपर उन्होंने कंट्रोल करना है। तो इस तरह से ये 6 मकासद के तहत बरतानिया जो है वो हिंदुस्तान में अपनी कॉलोनियाँ आबाद कर रहा था। साल के मखसूस अदवार में जो उनके कश्ती थी वो यहाँ आपको नज़र आ रही है। उनकी कश्ती ये मखसूस औकात में ही, मखसूस अदवार में ही वो अपनी कश्तियों के ज़रिए सफ़र करते थे और पसमानदा सफ़र की मनसूबाबंदी करते थे। लिहाजा तिजारती लेन देन करना ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो एक मखसूस वक्त के लिए ही हिंदुस्तान में तिजारत कर सकते थे। ऐसे हालात में अंग्रेज़ कम कीमत पर ख़रीदी जाने वाली अशिया को ज़ख़ीरा करने के लिए गोदामों की तामीर के लिए मुस्तकिल जगह तलाश कर रहे थे। बरतानवी कश्तियाँ दिसंबर से अप्रैल के महीनों के दौरान इंग्लैंड से चलती थी और भारत में तिजारती लेन देन मुकम्मल करने के बाद जनवरी के महीने में 1 साल बाद वापस इंग्लैंड जाती थी। इस बात का तकाज़ा था कि वो 9 से 13 माह के अरसे में भारत में रहें, उन्हें भारत में रहना पड़ता था। लिहाजा कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में उनकी फैक्ट्रियां लगाई, जिसे एम्पोरियम भी कहा जाता था। ऐसी जगह बनाने का फ़ैसला किया गया जहां सामान ख़रीदा और ज़ख़ीरा किया यानी गोदाम में ज़ख़ीरा किया जा सके और उसे फ़रोख्त भी किया जा सके। कारखानों के अमले को अवामिल कहा जाता था। 1623 में बरतानवी हुकूमत ने सिविल और फ़ौजी कानून के तहत कंपनी के जो कसूरवार अमला था उनके लिए कुछ अक़दामात अपनाने का फ़ैसला किया। कंपनी को मशरक़ी ममालिक में तिजारत के लिए अजारादारी का हक़ भी दिया, यानी मशरक़ी ममालिक में तिजारत के लिए कंपनी फ़ैसले ले सकती थी। इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स दुवम ने, यह आपको स्क्रीन पर जिनकी तस्वीर नज़र आ रही है, बल्कि एलिज़ाबेथ के बाद अगले बादशाह थे, इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स दुवम, इन्होंने एक चार्टर जारी किया था जिसमें कंपनी को भारत में किले तामीर करने की, फ़ौज कायम रखने की और गैर ईसाइयों के साथ मुआहदे करने की इजाज़त दी गई थी। दोबारा सुने कि चार्ल्स दुवम ने एक चार्टर जारी किया था, एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में किले तामीर करने की इजाज़त मिल गई, फ़ौज कायम करने की इजाज़त मिल गई और गैर ईसाइयों के साथ मुआहदे करने की भी इजाज़त मिल गई। उसके बाद 17वीं सदी के निस्फ़ में कंपनी सूरत, ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, सूरत यानी जो गुजरात में है, उसके बाद मद्रास जिसे हम चेन्नई भी कहते हैं, यहाँ पर गुजरात के पास यहाँ सूरत है, यहाँ पर है चेन्नई जिसे मद्रास भी कहते हैं, और हिंदुस्तान में मशरक़ी साहिल, उड़ीसा, बंगाल जिसे हम आज वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं, और दीगर मशरक़ी ममालिक इस कंपनी के दायरे इख्तियार में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का इन जगहों पर इख्तियार था: सूरत, चेन्नई, उड़ीसा, बंगाल और दीगर कुछ मशरक़ी इलाके भी थे।
उसके अलावा ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है बहरे अहमर, जिसे हम रेड सी कहते हैं। यहाँ है ये रेड सी। यहाँ पर एक बंदरगाह थी जिसे कहा जाता था मोचा। अब ये मोका के नाम से भी जाना जाता है, इसे मोचा के नाम से भी जाना जाता है। यमन में आप देख रहे हैं कि ये बंदरगाह मौजूद है। उसके बाद जो महाराष्ट्र का नक्शा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो महाराष्ट्र में राजापुर के मकाम पर फैक्ट्रियां कायम हुई। राजापुर, जिसे आज हम रत्नागिरी कहते हैं, तो यहाँ पर फैक्ट्री कायम की गई। उसके बाद खलीजे फ़ारस, जिसे हम ये खलीजे फ़ारस है, तो खलीजे फ़ारस का में बसरा, जो सऊदी में पाया जाता है, सऊदी में यहाँ पर है बसरा। ये इलाके जो थे, इन इलाकों का जो मरकज़ी कंट्रोल था, जहाँ से इन्हें कंट्रोल किया जाता था, वो था सूरत। यहाँ पर देखिए सूरत का आपको रेड डॉट नज़र आ रहा है। तो इन इलाकों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल सूरत से हुआ करता था। सूरत फैक्ट्री का अमला एक अकाउंटेंट, स्टोर्स का इंचार्ज, ख़जांची, कुछ और अमले, क्लर्क, इन पर मुश्तमिल होता था। इसके अलावा एक ईसाई फादर, जो प्रिस्ट कहते हैं अंग्रेज़ी में, एक सर्जन जो डॉक्टर होते हैं, और सर्जन का एक असिस्टेंट, बावर्चियों, कंपनी के सदर के ज़ाती ग़ुलाम या बंदे जो उनकी मदद करने के लिए होते थे, और एक सूर बलवाई, जिसको ट्रम्पेट ब्लोवर भी कहते हैं। सूर बलवाई, आपको पता है पहले ज़माने में जो है वो इस तरह से ट्रम्पेट बजाकर लोगों को मुतवज्जा किया जाता था और उन्हें अपने अहकाम वगैरह सुनाए जाते थे। तो ये सारे लोग जो थे वो एक फैक्ट्री में काम करने वाले अमले के तौर पर काम करते थे। अब उसके बाद अंग्रेज़ अपनी फैक्ट्रियों के लिए ज़मीन के बड़े बड़े इलाके हासिल करते थे। फैक्ट्री क्या थी? फैक्ट्री क्या होती थी कि अंग्रेज़ अपनी फैक्ट्रियों के लिए ज़मीन के बड़े बड़े इलाके हासिल करते थे, और इन ज़मीन के इलाकों को गोदामों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इन ज़मीनी इलाकों पर रहायशी क्वार्टर, यानी रहने के लिए क्वार्टर्स बनाए जाते थे, दफातर बनाए जाते थे। फैक्ट्री की मरकज़ी इमारत जो है वो यूनियन जैक ले गई, यानी यूनियन जैक उस पर लगाया जाता था मरकज़ी इमारत पर। यूनियन जैक क्या है? बरतानवी हुकूमत का झंडा है, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अमले को जो खाने फराहम किए गए उनमें दाल, रोटी, गोश्त, चावल, दाल चना और चावल, अचार वगैरह शामिल थे। कंपनी ने सूरत, कारवार, मछलीपट्टनम, पेटापली, चेन्नई, मुंबई में अमले के रहने के लिए और उनकी सहूलत के लिए खूबसूरत बागात भी तैयार किए थे। बरतानवी शहरियों को फैक्ट्री में एक मातहत अमला, क्लर्क और दीगर अवामिल, इनके तौर पर दीगर अमले के जो मातहत होते हैं उनके तौर पर मुकर्रर किया गया था। बरतानवी शहरियों को, सिर्फ बरतानवी शहरी ही ये काम कर सकते थे। हर शख्स जो है वो सदर से लेकर जो तरबियत हासिल करने वाला शख्स है वहाँ तक फैक्ट्री के अहाते में ही रहता था। जो उनका फैक्ट्री का इलाका होता था उसी इलाके में वो रहता था। उनके क्वार्टर्स बने होते थे। सबको कंपनी की मेज़ की तरफ से ही खाना मिला करता था। उन्हें कंपनी जैसे टेक्सटाइल यानी कपड़ों की सनत, इंडिगो यानी नील की सनत, नील जो कपड़ा रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसाले, ऊन, लीड, कॉरल्स जिसे हम सीप कहते हैं, और आइवरी यानी हाथी दांत वगैरह, कीमती पत्थर,
के अलावा मुख्तलिफ़ अजनास की तिजारत करने की इजाज़त हासिल थी। फैक्ट्री वालों को ये तमाम काम करने की इजाज़त हासिल थी। कंपनी ने अपनी हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर भारत में किलों की तामीर शुरू कर दी। उन्होंने अब यहाँ पर किले तामीर करने शुरू कर दिए हिंदुस्तान में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उन्होंने चेन्नई में एक किला और एक फैक्ट्री बनाई। उस किले को फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दिया गया। आपको खाली जगह या जोड़ियों में पूछा जा सकता है, तो इन्होंने इस किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा, जो चेन्नई में बनाया गया। यहाँ पर एक फैक्ट्री भी कायम की गई। चेन्नई में एक टकसाल भी कायम हुई है। जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है टकसाल की है, तो यहाँ पर एक टकसाल भी कायम हुई। टकसाल क्या है? टकसाल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिक्कों को बनाया जाता है, सिक्के तख्लीक किए जाते हैं। अंग्रेज़ों ने इस टकसाल से सोने, चांदी, जस्त और तांबे के सिक्के जारी किए। तो अंग्रेज़ों ने ये सारे सिक्के यहाँ पर बनाए हैं। उसके बाद हमको जो ये अगली तस्वीर नज़र आ रही है, ये है पुर्तगाल की शहज़ादी की तस्वीर, जिसका नाम है कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। और ये पुर्तगाल की शहज़ादी है। और ये जो तस्वीर नज़र आ रही है चार्ल्स सेकेंड, ये किंग ऑफ इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बादशाह हैं। इनके दरमियान मंगनी हुई सन 1661 में। और पुर्तगाल के बादशाह ने इस मौके पर मुंबई के जो जज़ायर थे, ये आपको जज़ीरे नज़र आ रहे हैं, ये मुंबई के जज़ीरे हैं स्क्रीन पर। ये जज़ायर चार्ल्स दुवम को तोहफे में दे दिए। ये देखिए आपको अगली तस्वीर नज़र आ रही है अब्राहम शिपमैन की। ये एक अंग्रेज़ जिसे 500 फ़ौजियों पर नाफिज किया गया था और उन्हें बम्बई का गवर्नर भी मुकर्रर किया गया। अब्राहम शिपमैन ये बॉम्बे के गवर्नर बने। 1665 में मुंबई पूरी तरह बरतानवी कंट्रोल में रहा। मुंबई में 7 जज़ीरे यानी 7 मकाम थे, जिनके नाम हैं आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, माहिम, वर्ली, परेल, मज़गांव, बॉम्बे, कोलाबा। तो ये जो 7 जज़ीरे हैं ये शामिल थे मुंबई में। चार्ल्स दुवम ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी में किराए पर दे दिया। चार्ल्स दुवम ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी में किराए पर दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे मिल गई मुंबई, क्योंकि उसकी देखभाल का खर्च, मुंबई की देखभाल का खर्च उससे हासिल होने वाली आमदनी से ज़्यादा था। 1669 में कंपनी ने सर जॉर्ज ऑक्सेंडन को सूरत का गवर्नर मुकर्रर किया और मुंबई का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया। सूरत के गवर्नर बने ये और मुंबई के कमांडर इन चीफ बने। मुंबई में भी इन्होंने एक बरतानवी टकसाल कायम की और वहाँ से चांदी, तांबे और जस्त के सिक्के जारी किए। उससे ताजिरों और कारीगरों को मुंबई में आकर आबाद होने की तरगीब मिली। जो ताजिर और कारीगर हैं वो मुंबई में आकर बसने लगे। कंपनी के पास मुंबई की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 5 से 6 छोटे जहाज़ थे, जो बहरी जहाज़ थे, और 300 के करीब फ़ौजी मौजूद थे। सिपाहियों को बंदूकें और तलवारें दी गई थी मुंबई की हिफाजत करने के लिए। तो इस तरह से हमने हिंदुस्तान में 2 नौबदियात के बारे में मालूमात हासिल की। एक जो हमने पढ़ा है वो है पुर्तगालियों के बारे में और दूसरा हमने पढ़ा है बरतानवी हुकूमत के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डच के बारे में और फ्रांसीसियों के बारे में। इस लेसन को आप गौर से दोबारा सुनिएगा, नक्शों का बगौर मुताला करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जो लेसन है उसे अपनी नोटबुक में लिखिए। थैंक यू।